अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम कंप्यूटर प्रोग्राम और रिजर्व वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, जबकि पंजाब की चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी और सिंध की क्लास 12 की ही चैप्टर नंबर 3 एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में, हेडर फाइल्स के बारे में और रिजर्व वर्ड्स के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कि कंप्यूटर प्रोग्राम दरअसल हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हम कंप्यूटर हार्डवेयर को देते हैं ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे लिए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सके, कोई ना कोई काम कर सके। तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अब एक चीज के अंदर समझना जरूरी है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक खास सीक्वेंस में, एक खास तरतीब में लिखी जाती हैं और फिर ये एक खास सीक्वेंस के साथ प्रोसेस होती हैं और हमारे पास कोई ना कोई इसका रिजल्ट आता है। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम को समझने के लिए पहले हमें इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम सामने रखते हैं। ये हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, यानी यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है वो क्या है, एडिशन का। और इस एडिशन के टास्क के पीछे ये 4 इंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं। अब हमने देखना है कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे जैसे कि पहली लाइन आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 6, तो ये दरअसल एक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 9, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बना रही हैं, सेट बना रही हैं, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शंस जो हमने 4 इंस्ट्रक्शंस हैं ये लिखी हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा और जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C++, जावा या और असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जिस किस्म की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और वो इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेंगी। इससे हम, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं और समझते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। अब जो हमने पीछे यहाँ पे जो प्रोग्राम डिस्कस किया था, x इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ये चारों इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे लिखूंगा और फिर अब हम इसको प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसे कंपाइलर कहा जाता है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हमारी सी लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में इसलिए कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की। तो ये दरअसल एक ट्रांसलेटर है और यहाँ पे आपको और बहुत कुछ नजर आ रहा होगा जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखें और एक कंपाइलर, ये ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 8, आखिर में हम सेमीकोलन, उसके बाद ये पहली इंस्ट्रक्शन है। अगली इंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 9। अगर आप इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के ऊपर गौर करें तो दोनों इंस्ट्रक्शंस में हो क्या रहा है कि हमने दो वैल्यूज ले ली हैं, एक वैल्यू x में स्टोर की है और दूसरी y में। अब मैं चाह रहा हूं कि दोनों को प्लस कर दिया जाए। थर्ड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखूंगा z इज इक्वल टू x प्लस
y और आखिर में सेमीकोलन। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमास %d। %d क्या होता है इसकी भी तफसीलात हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम सी लैंग्वेज सीखेंगे, कॉमा z और आखिर में सेमीकोलन। इस प्रिंट की स्टेटमेंट का मकसद आपको बता देता हूं। ये प्रिंट की स्टेटमेंट दरअसल यहाँ पे जो z की वैल्यू स्टोर होगी इसे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये मैंने यहाँ पे लिखनी है। अब हम क्या करते हैं कि अपने कंपाइलर से कहते हैं कि वो इसको कंपाइल करे, इसको रन करे और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि कंपाइल का मतलब क्या है। कंपाइल का मतलब यहाँ पे होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं अगर वहां पे कोई गलती है तो वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगी। तो अब देखें जैसे ही मैंने वहां पे एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल पे क्लिक किया तो उसने पूरा प्रोसेस करना शुरू कर दिया और यहाँ लिखा हुआ आ गया एरर्स 0, यानी यहाँ पे कोई एरर मौजूद नहीं है। कंपाइल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन से हमें पता चलता है कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो ये आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने आती है जिसमें हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम का रिजल्ट आता है। तो यहाँ हमारा रिजल्ट आया 17। अगर हम गौर करें तो इस 17 के पीछे ये 4 इंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं। अब ये 17 क्यों आया, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास 8 थी, अगली वैल्यू हमारे पास 9 थी, तो 8 + 9 रिजल्ट आएगा 17। सो z = 17। z में 17 स्टोर होगा और z में मौजूद वैल्यू को हमने अपनी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। तो आपने देखा कि इस तरह से एक कंप्यूटर प्रोग्राम, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मिलके कोई काम कर रही होती हैं, कोई टास्क कर रही होती हैं। जैसा कि यहाँ पे जो टास्क किया जा रहा है वो एडिशन का, प्लस का है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन का टास्क यानी माइनस का काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे सिंपल यहाँ से प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है अपने प्रोग्राम में, तो हम इसको आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। एग्जीक्यूट पे जाके दोबारा कंपाइल करूंगा ताकि मुझे गलती का पता चले। कोई गलती यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ से फिर से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा देखें यहाँ पे आया -1। ये -1 क्यों आया, क्योंकि हमने वैल्यूज जो थी यहाँ पे पुट की 8 और 9। तो 8 - 9 रिजल्ट आएगा -1। तो z के अंदर -1 स्टोर होगा और z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आपने देखा कि जिस तरह की तब्दीली हम इन इंस्ट्रक्शंस में करेंगे या जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी उसी किस्म का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने ये जानना है कि हमारे पास जो इससे पहले जो प्रोग्रामिंग थी वो क्या थी और उसके अंदर क्या ऐसे मसाइल थे जो हमें ज़रूरत पड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को जो कि हम इससे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में फेस कर रहे थे। जो हम सी लैंग्वेज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है और उस मेन फंक्शन के बाहर हम कुछ और फंक्शंस लिखते जाते हैं और उन फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं मेन फंक्शन के जरिए। यानी जब भी हमें फंक्शन 1 की जरूरत पड़ेगी तो हम मेन फंक्शन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जब हमें फंक्शन 2 की जरूरत पड़ेगी तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। अब इसके अंदर जो हर फंक्शन जो होता है वो दरअसल एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, एक कंप्लीट मेथड होता है। अब जैसे कि एक फंक्शन 1 है हमारे पास, ये फंक्शन जो है इसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, एक कंप्लीट प्रोसीजर होगा जो कि हमारे लिए एक खास टास्क परफॉर्म करेगा। सॉरी, ये फंक्शन 1 की तरफ था। इसी तरह अगर हमारे पास कोई फंक्शन 2 है तो वो भी हमारे लिए एक प्रोसीजर होगा जो कि एक खास टास्क परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर इशू ये है कि हमारे पास जितने भी ये फंक्शंस हैं ये हमें दोबारा इनका जो रीयूज करना है वो काफी डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा, फंक्शन 1 के लिए हमें अलहदा वेरिएबल्स चाहिए होंगे, फंक्शन 2 के लिए हमें अलहदा वेरिएबल चाहिए होंगे। इसी तरह जितने भी हम फंक्शंस बनाएंगे उनके लिए हमें अलहदा वेरिएबल चाहिए होंगे। इसके अलावा फंक्शन 1 और फंक्शन 2 के अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। यानी फंक्शन 1 और फंक्शन 2 के अंदर जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो हमें फंक्शन 1 में भी लिखनी पड़ेगी और फंक्शन 2 में भी लिखनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। टू मच वेरिएबल्स, बहुत ज्यादा वेरिएबल से ये होगा कि मेमोरी का जो इस्तेमाल है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका हल हमने ये निकाला कि हम यहाँ पे एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये दरअसल रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करती है।
और इसके अंदर हमने हमारा टारगेट ये था कि हमारी जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है उसको हम किसी तरह से रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकें। रियल वर्ल्ड में अगर हम गौर करें तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम आसपास देखें तो हमें आसपास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। अगर लेट सपोज हमारे पास एक कार है और कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें आप गौर कीजिएगा कि इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक चीज, एक इसकी स्टेट और दूसरी चीज जो होगी इसका बिहेवियर। हम आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख लें उन तमाम में हमें ये दो चीजें नजर आएंगी, स्टेट और बिहेवियर। स्टेट कहते हैं कि उस कार का कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, या उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ये तमाम उसकी स्टेट कहलाती हैं, या उसकी इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है, यानी ये इसकी खसूसियात कहलाती हैं। और बिहेवियर कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, यानी हम गाड़ी को, कार को स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, ये तमाम क्या है, ये इसके फंक्शंस हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का हमें फायदा ये हुआ कि हमने एक फंक्शंस को, जितने भी फंक्शंस थे और उस फंक्शंस के अंदर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी स्टेट थे, या उनके लिए हम एक और वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल्स का, यानी जितने भी वेरिएबल्स थे उनको हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, यानी हमने उनको एक कैप्सूल बना के रखा जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस मौजूद हैं। तो अब जो हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की उसके अंदर हमारा फोकस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। जैसा कि अब आप इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सैंपल कोड दिखाया गया है। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम इसमें जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं और उस मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे A1 एक ऑब्जेक्ट है, A2 एक ऑब्जेक्ट है। इस मेन फंक्शन से पहले आपको एक चीज यहां पे नजर आ रही, क्लास। क्लास कहते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक ऐसा डिजाइन जो कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कार, इसका जो डिजाइन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और इसके जो बिहेवियर यानी इसके अंदर पाए जाने वाले जो फंक्शंस हैं वो तमाम इस क्लास के अंदर पाए जाते हैं। तो जब कभी भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना होता है तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस क्लास के अंदर एक्सेस करता है और क्लास के अंदर जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं और जितने भी इसके फंक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या हुआ कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग जो थी वो काफी ज्यादा आसान हो गई, काफी ज्यादा सिंपल। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हेडर फाइल्स एंड रिजर्व्ड वर्ड्स इन C++। हम अपनी वीडियो का आगाज करेंगे हेडर फाइल्स के साथ। हेडर फाइल्स हमारे पास दरअसल वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो जब कभी भी हम लोग अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उनके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने इसको डिफाइन किया फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन नीडेड इन प्रोग्राम्स, यानी जब कभी भी हम लोग अपना यहाँ पर डेव C++ के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग कुछ काम परफॉर्म करेंगे, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, और उन कामों को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे पास सेव्ड होती है इन फाइल्स के अंदर, और इन्हीं फाइल्स को नाम दिया जाता है हेडर फाइल्स। ये हेडर फाइल्स जो होती हैं हमारे पास प्रेजेंट होती हैं C++ कंपाइलर की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। इस बात का ये मतलब है कि ये जिस तरह हमारे पास एक कंपाइलर मौजूद है डेव C++, इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है और उस लाइब्रेरी के अंदर ये हमारे पास हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। इस चीज को अभी हम अपनी वीडियो में देखेंगे भी कि ये फाइल्स हमारे पास कहां पर पड़ी होती हैं। C++ के अंदर हमारे पास मल्टीपल हेडर फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास iostream.h, string.h, fstream.h, math.h, ये तमाम हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन तमाम ही फाइल्स की एक्सटेंशन क्या है, .h। तो जितनी भी हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं C++ में उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .h। .h यानी कि हेड, H फॉर हेडर फाइल। तो ये हमारे पास होती हैं हेडर फाइल्स। अब ये जो हमने हेडर फाइल्स
अभी देखें कि ये हमारे पास टाइप्स होती हैं। आइए देखते हैं कि कहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट पे गए और हमने अपनी डेव सी प्लस प्लस का प्रोग्राम निकाला। इस पर राइट क्लिक करके इसकी लोकेशन फाइंड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है, इसमें अगर हम लोग जाएं यहाँ से ये सेकंड लास्ट फोल्डर के अंदर जिसका नाम है मेन GW64, इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइब्रेरी का फोल्डर है। अब इस लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर हमारे पास वो तमाम हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर आके हम उन हेडर फाइल्स को ढूंढने के बजाय इस फोल्डर के अंदर जाके सिंपली इनको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग IOStream को सर्च करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फाइल आ गई है और इसी फाइल को हम लोग अपने कोड के अंदर शामिल कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह यहाँ पर हम लोग दूसरी फाइल यानी फॉर एग्जांपल FStream को भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने FStream को ढूंढा तो आप लोग देख रहे हैं कि FStream की भी हमारे पास फाइल आ गई है। ये दरअसल हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। अब हमने अभी बात की कि हमने इन हेडर फाइल्स को अपने कोड के अंदर शामिल करना होता है, इंक्लूड करना होता है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है जो इनके अंदर मौजूद है। तो ये काम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इस काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो इस हैश साइन का, जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। और इसका अगर हम लोग सिंटेक्स देखें तो ये कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हैश साइन यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर इंक्लूड का कीवर्ड और फिर एक स्मॉलर देन का साइन और एक ग्रेटर देन का साइन और उसके बीच में हेडर फाइल का नेम। आइए इस चीज को अपने प्रोग्राम में लिख कर देखते हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल एक फाइल इंक्लूड करनी है जिसका नाम है iostream.h। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हैश का साइन डालेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। यहां पर स्टूडेंट ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें ये बताता है कि जब कभी भी हमारे पास ये हैश का साइन हमारे प्रोग्राम में नजर आए तो हमारा कंपाइलर जो है इस स्टेटमेंट को बाकी स्टेटमेंट से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके में चलाए। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने अपने प्रोग्राम में नीचे लिखा हुआ था A+B, तो ये तो हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारा प्रोग्राम रन करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब भी हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट में पहला सिंबल हैश का आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर कोई हेडर फाइल को इंक्लूड किया जा रहा है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब कभी भी हम लोग हैश इंक्लूड और कोई हेडर फाइल यहाँ पर लिखेंगे तो इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी कोड होगा वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा और उसको भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे। इस चीज को हम लोग जब आगे थोड़े लंबे और मुश्किल प्रोग्राम्स और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उनमें जाकर डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि ये हमने एक हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है और ये लाइन अब क्या करेगी, ये लाइन ये करेगी कि इस फाइल के अंदर, ये जो IOStream की फाइल है, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी कोड मौजूद है उसको हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना देगी और उस इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास हेडर फाइल्स। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स जिस तरह के इनके नाम से जाहिर है, ये ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो कि रिजर्व कर दिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी किसी स्पेशल काम को करने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स उनको रिजर्व कर देते हैं, उनको सेट कर देते हैं। अब जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी होटल में जाते हैं और हम लोग अपनी कोई सीट रिजर्व करवा देते हैं तो वो अब सीट सिर्फ हमारे लिए ही इस्तेमाल के लिए रख दी जाती है, उसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में जिन वर्ड्स को रिजर्व कर दिया जाता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, उन वर्ड्स को इस्तेमाल करके फिर सिर्फ वही काम लिया जाता है, उनको किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिजर्व वर्ड्स है, उनको मैं किसी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकता या किसी फंक्शन का नाम मैं उन्हें नहीं बना सकता। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें रिजर्व्ड वर्ड्स की, तो हमारे पास बहुत से रिजर्व्ड वर्ड्स अवेलेबल होते हैं C++ में। फॉर एग्जाम्पल इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, ये तमाम वर्ड्स जो हैं हमारे पास स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो क्या काम होते हैं जो हम इनसे लेते हैं, ये हम अपने आगे वाली वीडियोस में चल के देखेंगे। अभी के लिए आपने बस ये याद रखना है कि C++ लैंग्वेज में जिस तरह हम लोग नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम लोग और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है।
अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास लोअर केस में लिखे जाते हैं, यानी स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर आई स्मॉल है, ई स्मॉल है, तमाम ये स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं। और हमारे पास C++ में तकरीबन 80 से ज्यादा ही रिजर्व